डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। और हर एक फैमिली में ऐसा प्रथा होता है कि जो घर पे जो उनके फादर ग्रैंडफादर कोई भी ऑक्यूपेशन ज्वाइन करते हैं, पर्टिकुलरली बिहार या फिर हमारे इंडिया में, लोग उसे ही फॉलो करना चाहते हैं, ये ट्रेडिशन है। इस ट्रेडिशन को तोड़ करके लाइफ में आगे बढ़ना खुद में ही एक चैलेंज है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनका लाइफ इतना इंटरेस्टिंग रहा है और उन्होंने कैसे इस प्रथा को तोड़ करके खुद का पहचान बनाया है, आज हम उनसे ही बात करेंगे। एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर और एक जिम एडिक्ट, एनी सिंह, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एनी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पर आए हैं और आज का पूरा कॉन्वर्सेशन हमारा फिटनेस ड्रिवन रहेगा। जो भी फिटनेस के लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो भी पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं, डाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं, ये पूरा वीडियो आपके लिए है। एनी, हम जानना चाहेंगे आपके अर्ली लाइफ के बारे में। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? जैसे हमने बताया कि एक आप मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपका अर्ली लाइफ और आपके फैमिली के बारे में बताइए कुछ। घर में मम्मी पापा हैं और हम 4 भाई हैं। सबसे छोटा मैं ही हूँ और एक स्लाविया है जो जर्मन डॉग है मेरी। बस यही छोटा सा फैमिली है हम लोग का। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ? मेरा स्कूलिंग आर्मी स्कूल से हुआ। अच्छा। जी खग हाँ। खगोल पट एपीएस। हाँ जी, खगोल पटना। और आपका कॉलेज लाइफ? कॉलेज तो मैं गया नहीं। 12th के बाद मैं डायरेक्ट मर्चेंट नेवी में चला गया था। मैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जो कि चेन्नई में करा था मैंने आईएमए कॉलेज से। तो जैसे कि जहाँ तक हमें आइडिया है कि आपने अपने मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया, जी कोर्स कंप्लीट भी किया। जी। हमें पहले बताइए कि कैसा जर्नी रहा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके आपका। मैं तो पहले जब ज्वाइन करा था बहुत एक्साइटेड था। मतलब पूरे मेरा फैमिली बैकग्राउंड, ये चाचा दादा सब पूरा फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से। तो मैं शुरू से वो लाइफस्टाइल देखते आ रहा हूँ। पूरा डिसिप्लिन में कैसे, मतलब अभी हम लोग का आर्मी बैकग्राउंड ऐसा ना, तो मम्मी लोग के हम लोग बहुत क्लोज रहते हैं। पापा 6 महीने बाद 4 महीने बाद आते हैं। मतलब एक वेकेशन मिलता है, 15 दिन 20 दिन कैसा वेकेशन मिलता है। लेकिन जब वो इंटर करते हैं घर में तो हम लोग का घर से जाना बंद हो जाता है। टाइम से ऐसे बुक्स खोलते हैं, टाइम से सोना, टाइम से जगना, बाहर खेलना ही बंद हो जाता है हम लोग का। तो हमेशा मैं मम्मी के क्लोज रहा हूँ और पापा से उतना ही डरा हूँ मैं शुरू से ही। तो ये कैसे हुआ, लाइक आपके पूरे फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से है, तो ये मर्चेंट नेवी हुआ कैसे? जी, ये पापा को था कि मतलब ठीक है, दो बेटा मेरा पहले से, मतलब बड़े वाले भैया उनसे जो छोटे हैं पहले से वो लोग आर्मी में हैं। तो पापा बोले कि देख लो तुम कुछ और ट्राई करो। तो मेरा शुरू से मन था, मेरे को यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता था मर्चेंट नेवी का। तो एक पैशनेट भी था, मतलब मेरे को जाना है, चलो मेरे को जाना है, ऐसा फील हुआ। जैसे ही मैं मर्चेंट नेवी में गया, पता नहीं क्या वो ऑल ऑफ सडन लगता है कि मेरे लिए है ही नहीं ये चीज़। मैं फर्स्ट डे में जब मेस में इंटर करता हूँ मेरा दम घुटने लगता है। मतलब एक एक दिन वहाँ पे ऐसा लग रहा था ना कि मतलब मैं, मतलब कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक एक दिन मेरे पे खुद पे क्वेश्चन करता था कि मैं, मतलब मेरे लिए है क्या ये चीज़, मैं क्यों हूँ यहाँ, मतलब ऐसा फील होता था। क्योंकि शुरू से ही मैं मतलब एक्टर्स को देख के बड़ा हुआ हूँ, मॉडल्स देख रहा हूँ। शुरू से मैं थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब टीवी, मतलब मूवीज वगैरह बहुत ज़्यादा देखता था मैं। तो हमेशा मैं, मतलब मेरे को बॉलीवुड में और फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था मेरा। मेरे को लगता था कि मैं मर्चेंट नेवी में जाऊँगा, एक ब्रेक मिलता है। आप कभी भी शिप पे रहोगे तो आपको 1 साल बाद या 9 महीने बाद एक ब्रेक मिलता है, 6 महीने के बाद। तो मुझे लगता था कि मैं भाई रहूँगा 1 महीने या 1 साल शिप पे, फिर उसके बाद जो ब्रेक मिलेगा मैं उसमें अपना पैशन फॉलो करूँगा। बट मैं गया मर्चेंट नेवी में, फर्स्ट डे से ही लगा कि मैं ट्रैप हो गया कहीं पे, मेरे को यहाँ से निकलना है। तो वो बहुत चीज़ हुआ मेरे साथ। मेरे को लगा कि नहीं, अब आ गए हैं तो इसको मतलब ड्रॉप नहीं कर सकते। अब आ गए हैं, कुछ उम्मीद से हैं, पापा भेजे हैं, तो मतलब उससे हम लोग बैक स्टेप नहीं ले सकते हैं। आप होता है ना कि एक बार आप निकल गए तो उस चीज़ को कंप्लीट करके ख़त्म करके आओ। पापा बोले कि ठीक है मिलेगा मौका, लेकिन अभी जो चीज़ में हो उसको ख़त्म करके आओ। तो फिर मैं अपना डिग्री ख़त्म करता हूँ। फिर उसके बाद मैं घर पर आके बताता हूँ सबको कि नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मेरा दम घुटता है, हम नहीं रह पाएंगे इसमें। हम आज चले भी जाते हैं फिर नेक्स्ट ईयर में हम छोड़ देंगे, तो हमको अब नहीं करना है यहाँ पे। कुछ ऐसा रूटीन आप बताना चाहेंगे कि जिन्हें मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना है, तो एक बार आप जो ज्वाइन कर ले तो रूटीन कैसा रहता है मर्चेंट नेवी का? वही सेम मर्चेंट नेवी, लाइक मतलब आर्मी में कैसे होता है, सुबह आप उठते हो, यहाँ पे सुबह क्लासेस होते हैं। मॉर्निंग में 9 o'clock से क्लास स्टार्ट हो जाते हैं। उससे पहले आप मेस का ब्रेकफास्ट हो गया, फिर अब क्लासेस स्टार्ट हो गया, फिर इवनिंग में फिर लंच मिलता है, हाफ एन आवर का लंच रहता है। वही 1 से 2 के बीच में लंच मिलता है, फिर वापस क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर शाम में
ऑफ रहता है, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हो, थोड़ा वॉक पे निकल सकते हो। बट हाँ, पूरा आपको कॉलेज एरिया कैंपस में ही रहना है, आपको कैंपस से बाहर नहीं जाना है। लेकिन आपने एक बात बोला कि आपके मन में कुछ कुछ पनप रहा था कि ये मुझसे हो नहीं पाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपने उस कोर्स को कंप्लीट किया, आप जी। भागे नहीं। तो कब से ऐसा फीलिंग स्टार्ट हो गया कि यार ये मेरे बस का नहीं है, फिर मैं इसके लिए नहीं बना हूँ? मैं सच बोलूँ ना कि मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, मतलब मैं घर से बाहर कभी रहा ही नहीं हूँ। मम्मी के बिना मतलब पता नहीं सब कैसा साउंड करेगा, लेकिन मैं लिटरली मम्मी के बिना 2 दिन अब घर में हम रह नहीं पाते हैं। अभी भी हम जिम से बाहर निकलते हैं, घर पे जाते हैं, तो मतलब मम्मी मेरा वेट करती है, तो मम्मी से हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो हम कभी रहे ही नहीं। हम फर्स्ट टाइम जब जा रहे थे घर से बाहर, तो मम्मी के भी आंख में आंसू था, मेरे भी आंख में आंसू था, मतलब रोते रोते हम फर्स्ट टाइम ना कभी ट्रैवल किए होंगे ट्रेन से पटना टू चेन्नई, जो कि 2 दिन का सफ़र होता है। वो 2 दिन मेरे लिए, मेरे को क्या ही बोलूँ, वो बहुत ज़्यादा लंबा बोल सकते हो आप, महीना भी कम मेरे लिए वो कम होगा। फिर वो कभी रहा ही नहीं हो, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो हमको तो फर्स्ट डे से ही मेरा मन नहीं लग रहा था, हम सच बोले तो। एक तो मम्मी भी रीज़न थी, और ऊपर से मेरा मतलब वहाँ पे मतलब मेस में मेरा दम घुटता था, हम कभी बाहर का खाना खाए ही नहीं थे। तो मेरा फर्स्ट डे से ही मन नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो एनी, जैसे आपने बताया कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप नहीं करोगे, हमारे बिहारियों में खासकर ये कल्चर होता है कि आप अपने फादर से हिचक रखते हैं कि नहीं पापा, हमको ये नहीं ये करना है, मेरा जो प्रोफेशन आप चाहते हैं या फिर एक रिचुअल्स बना हुआ है घर का, तो वो मेरे से फॉलो नहीं हो पाएगा। ये करेज दिल्ली मुंबई के लोग एडवांस होते हैं, कह देते हैं। कह हमारे देते लाइफ में वो चीज़ बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि यार मुझे फैशन में जाना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर एनी के केस में इसको मन नहीं लगा मिलिट्री में, या फिर इसका मन नहीं लगा मर्चेंट नेवी में, इसका खुद खुद के ड्रीम्स होंगे। वो मोमेंट क्या था, आपने शेयर किया पापा से वापस आकर के या फिर भाई या किसी से भी? देखिए, पापा पापा ऐसे मतलब ऐसे गार्डियन है होते होते हैं ना, जो मतलब मेरे फैमिली में ऐसे मतलब आर्मी मैन जो होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब उनसे आप कोई चीज़ बोलने में बहुत 100 बार से भी ज़्यादा आप सोचोगे। मतलब पापा और मेरा बॉन्ड ऐसा रहा है ना कि हम लोग कभी बचपन से कुछ वो भी कभी पूछे नहीं। हम लोग का पहले फैमिली में ऐसा रहा है ना कि मतलब उन्होंने बोला ये चीज़ करना है तो करना है, ये नहीं पूछना वो क्यों करना है, किस लिए करना है, वो चीज़ करना है। तो ऐसा कभी हम लोग कभी बैठे ही नहीं है, ऐसा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ हम लोग के घर में कि मतलब 4 लोग बैठ रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। उन लोग का डायरेक्ट ऑर्डर आता है कि आपको ये चीज़ करना है। तो बहुत मुश्किल होता है बताना कि मतलब नहीं पापा मेरा मन नहीं लग रहा, तो वो चीज़ हम कभी बोल ही नहीं पाए। तो वो जब मैं मर्चेंट नेवी से आया था घर पे, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीने जब हुआ, तो मेरे से पूछते हैं वो क्या करना है आगे। तो वो समय हम कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन वो चुप्पी मेरा वो समझ गया कि इसको जाना नहीं है। वो समझ गया। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि मम्मी से वो डिस्कस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि इसका मन नहीं है जाने का, इसको कुछ बोलना नहीं, इसको छोड़ दो ऐसे ही, इसका जो मन करता है इसको करने दो। इसको देख रहे हैं कि मतलब एक कोने में पड़ा रहता है, इसको छोड़ दो अभी, जिसको मन करता है। तभी हम जाके फिर जिम ज्वाइन किए हैं। तो एक मैसेज जो बिना बोले कन्वे हो गया, और जी। शायद आपके पापा ने उस चीज़ को समझ भी लिया, जी। और एक स्पेस दिया कि आप समझो, टाइम दिया उन्होंने कि आप अपने आप को रियलाइज़ कर रहे हैं, और आपने जिम ज्वाइन कर लिया। और आपका लाइफ में आपने सोचा नहीं था, लेकिन आपने बस अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए जिम जिम ज्वाइन ज्वाइन कर किया। लिया। तो जिम एक आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। नहीं, जैसे आपका लाइफ में अगर आप हैं एनी, तो जिम जुड़ जाता है खुद ही। ये फिटनेस का या फिर जिम का कैसे स्टार्ट हुआ आपके लाइफ में? मैं शुरू से बहुत ज़्यादा स्किनी था, बहुत डार्क था। अभी तो अभी डार्क और ब्राउन बॉय को बोलते हैं अरे यार क्या मस्त दिख रहा है। उस समय बहुत गंदा ट्रीट करते थे, हीन भावना से देखते थे। मैं स्कूल का इंसिडेंट बताता हूँ। संस्कृत का पीरियड था, मैं क्लास 7 में था, ठीक है। उन एपीएस में ही था, आर्मी स्कूल में ही था। तो अलंकार याद करके जाना था। आपको अलंकार पता होगा, वो चीज़ याद करके जाना था। मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया। मतलब वो सर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा। डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे लोग रेपिस्ट बनते हैं। तो मतलब एक मतलब होता है ना कि मतलब आप डार्क स्किन हो, आप उस समय आपका जो जो होता है ग्रोइंग पीरियड होता है, आप उस समय और डार्क रहते हो, और फिर धीरे धीरे जाके आप फेयर होते हो, या फिर कुछ आपका स्किन टोन थोड़ा सा इवन होता है। तो उस समय बहुत ज़्यादा डार्क था, तो लोग अलग नज़र से देखते हैं। आप किसी को पसंद भी करते हो तो वो आपको बोलते छी ये मेरे को देख रहा है। अभी आज के डेट में ब्राउन बॉय चाहे चॉकलेटी बॉय ये सब बोलने के लिए बहुत कुछ बोलता है। आज के डेट में मेरे को बोलते भी हैं लोग
लेकिन मेरे को वो जो बचपन का जो ट्रॉमा मिला है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हुआ है मेरे को। देख, टीचर मेरे को बोलता है, मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं घर पर आके क्या बोलूँ पापा को कि पापा मेरे को स्कूल में सब कैसे बोला। मेरे को लिटरली मेरे को स्कूल जाने का मन नहीं करता था। हम सिर्फ गेम्स के लिए जाते थे। मेरे को स्पोर्ट्स में शुरू से बहुत मज़ा आता था। हम स्पोर्ट्स पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। बाकी पीरियड्स में जो लगता था कि वो टीचर आ गया तो मैं बहुत नम हो जाता था, मेरे को समझ में नहीं आता था। मैं कोशिश करता था कि मैं पीछे बैक बेंच पे बैठ जाऊं या फिर ऐसी जगह छिप जाऊं कि वो टीचर मुझे देख ना पाए, या फिर ऐसे बच्चों के बीच में बैठ जाऊं कि उसका ध्यान मेरे पे जाए ही ना। मैं उस टीचर से बहुत भागता था। तो एक इनसिक्योरिटी था लाइफ में जो आपको बहुत स्टार्ट हुआ, और आपने फिर सोचा कि स्किनी हूँ तो शायद मुझे चेंज करना है खुद को, और जिम का माइंड आया। तो ये कब की बात है और आपने इस जर्नी को स्टार्ट कैसे किया? मैं जर्नी को स्टार्ट मैं मर्चेंट नेवी के आने के बाद स्टार्ट किया हूँ। 2019 में स्टार्ट किया हूँ। अच्छा। 2019 में स्टार्ट किया था। पहली बार मैं जिम गया, उसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैं चेन्नई से मैं सोच कर ही आया था कि मतलब मेरे को जाऊंगा तो जिम वम ज्वाइन करूंगा। सो भी टी शर्ट्स ट्राउजर्स होते हैं सब मैं वहीं से खरीद के लाया था कि अब जिम जाऊंगा और स्टार्ट कर दूंगा। और मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मेरे को अच्छा फिजिक करना है या फिर अच्छा इन्फ्लुएंसर। बस ऐसा करना था ना कि मतलब थोड़ा प्रेजेंटेबल लगूं, थोड़ा दिखने में थोड़ा सही लगूं मैं। जो लोग मजाक उड़ाते हैं, जो आपको धुतकारते हैं या कुछ बोलते हैं, वो चीज़ ना सुनने को मिले। बस यही माइंडसेट से मैं जिम ज्वाइन किया था। एक लाइफ में आपके यू टर्न भी आता है, लाइक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, आपने नेवी को छोड़ दिया, जिम स्टार्ट किया, फिर आपके माइंड में आया कि चलो जब जिम कर ही रहे हैं तो क्यों ना खुद का जिम खोलते हैं। अपने फादर को कन्विंस भी कर लिया। फिर एक मोमेंट आता है लॉकडाउन, क्या स्टोरी था उस चीज़ का जिम से लेकर? लॉक उस लॉकडाउन का तो बहुत अजीब ही स्टोरी है। मतलब याद करते हैं तो लगता है कि यार वो पैसे काश बच जाते हमारे। हमारा जिस दिन ट्रांसपोर्ट वालों ने मतलब जिस दिन हमारा लोडिंग होने वाला था इक्विपमेंट्स का, सारे डील्स हो चुके थे, लोडिंग्स होने वाला था, उसी दिन पहला लॉकडाउन, पहला दिन। स्टार्टिंग में 2 या 1 दिन का लॉकडाउन था, शायद आपको याद हो। हम्म। तो वो उस लॉकडाउन में हमारा लोडिंग होने वाला था और उस दिन हुआ नहीं। अब वो 1 BHK का फ्लैट था गाजियाबाद में। अब मेरा भैया वहाँ से MBA कर रहा था उस समय, हम वहीं पे थे। तो वो एक दिन कब वो 1 महीना 2 महीना 3 महीने में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला। वो 3 महीने हमें समझ में ही नहीं आया। सारे पैसे लग चुके थे, बिल्डर्स को पैसे दे चुके थे हमने, फिर से रेंट भी हमारा स्टार्ट हो चुका था। 10 से 15 दिन में हमारा ओपनिंग था, वो सब चीज़ क्रैश कर गया। वहाँ से मतलब अलग ही फेज स्टार्ट होता है, वहाँ से पूरा फुल ब्लैंक। फिर हमने रीस्टार्ट करा दूसरे लॉकडाउन में। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उसमें। तो ये चीज़ आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया? लाइक आपके लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था कि मर्चेंट नेवी छोड़ कर आए, फादर ने आपको कुछ बोला ही नहीं, फिर आप जिम ज्वाइन कर लिए, बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी स्टार्ट में ही फेल हो गया। तो वो नींव ही नहीं रखा पाया जो चलता है। तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया और खुद को कैसे कैरी रहा कि नहीं मुझे ये करना है? और कैसा टाइम था फिर वो? वो लॉकडाउन ऐसा था ना कि हम लोग 4 एग खाते थे और पूरा होल एक मैगी खाते थे। वो खाकर पूरा दिन इंतज़ार करते थे शाम होने का, फिर कुछ डिनर बनता था। उतने में हम जाते थे ऊपर पुशअप, टेरेस पे जाकर पुशअप करते थे हर शाम को। बस यही इंतज़ार में ना कि कल अच्छा हो, कल अच्छा हो। यही करते करते हमने 2 महीने निकाला। उस लॉकडाउन में ऐसा था ना कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं सकते हो। बस यही कर सकते हो कि इंटीरियर कैसा बनेगा, ये सब चीज़ का प्लानिंग कर सकते हो, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। और उसमें लिटरली हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ वेट करा है हमने। तो एक बहुत शॉर्ट स्टोरी है कि जब इसका जिम स्टार्ट हुआ था तो शायद उस वक्त लॉकडाउन लग गया था। तो हम भी दिल्ली में थे, तो पटना पहली बार आना हुआ 10 सालों में। तो सोचे यार लॉकडाउन का टाइम है, 10 साल से जिम का बहुत शौक था हमको भी, जिम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे घर के बगल में जिम दिखा, बहुत प्यारा था जिम था इसका। तो यहाँ पे एनी भी दिखा, बिल्कुल पतला सा, एकदम बहुत वेल पोलाइट बिहेवियर से, जी भैया आइए ना प्लीज़ साथ में करेंगे ये करेंगे। तो हम लोग का जर्नी इनफैक्ट इकट्ठे स्टार्ट हुआ। आप मेरा फिजिक देख रहे हो, आप उसका फिजिक देख रहे हो, तो हमने साथ में स्टार्ट किया। बहुत हम्बल पोलाइट था, तो ट्रेन करता था, साथ में रहता था। तो फिर लॉकडाउन लग गया, तो हम लोग का बॉन्ड से स्टार्ट हुआ कि वर्कआउट कर रहा है तो सिखाता भी था। तो हम लोग अच्छा लेवल पे स्टार्ट किए, आपको आपको याद होगा। तो हाँ, बहुत अच्छे से याद है फिर मुझे। लॉकडाउन लगा, तो हम लोग सेकेंड वेव का बात कर रहे हैं, तो सब लोग घर पे बंद हो गए, हम भी घर पे बंद थे। 2 महीने के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म होता है और हम लोग फिर से टाइम टेबल जिम जाना स्टार्ट करते हैं, तो एनी से हम 2 महीने तक मिले ही नहीं, बातचीत ही नहीं किए। इससे जब हम मिले तो ये बल्क हो चुका था, बॉडी डोले सोले बढ़ चुके थे। और आई वाज सो सरप्राइज कि इसने क्या किया कि इसने 2 महीने में, जब लोग घर पे बैठ करके टाइम काट रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं,
ऑप्शंस भी नहीं था उस टाइम पे, लेकिन इसने ऐसा क्या किया कि ये पूरा बल्कअप हो चुका था। हम इसके बारे में से पूछेंगे, तो बताइए नहीं वो क्या चेंज था। वो मेरा था कि भाई लॉस तो लग ही रहा है, कस्टमर्स तो है ही नहीं, बस जिम का ओनर तो मैं ही हूँ ना, कीज तो मेरे पास ही है। और वैसा कोरोना का भी कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि मैं अकेले ही वर्कआउट करता था। मस्त 2 लाइट ऑन करता था जिम का, और आराम से इक्विपमेंट्स यूज़ करता था, डाइट लेता था, और आराम से पूरा दिनचर्या वैसा मैंने डिज़ाइन करा हुआ था ना कि मतलब हर चीज़ टाइम से ले रहा था। वर्कआउट टाइम से, स्लिप साइकिल सही रख रहा था, नॉलेज अच्छा गेन कर रहा था, सब चीज़ परफेक्ट था मेरा उस टाइम। और हर रोज़ डिनो जेम्स के गाने ईयरफोन में लगते थे और वर्कआउट स्टार्ट हो जाता था मेरा। तो एक समय भी ऐसा आया जहाँ पे आपने बल्कअप कर लिया, लो आपका बॉडी आपको दिख गया कि मैं ये डेडिकेशन को साथ काम करूँगा तो मेरे को रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक फेज आया लाइफ में जो कि थोड़ा पर्सनल बात भी है, लाइक कि आप लाइफ में बहुत खुश थे, क्योंकि हम आपको क्लोजली जानते हैं तो शायद हम पूछ सकते हैं सबके बारे में कि एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे थे आप, बॉडी बिल्डिंग हो गया, आप बहुत यंग हो और बहुत मोटिवेटेड होते थे। बट एक चेंज दिखा कि कुछ शायद पर्सनल चीज ऐसा हुआ कि महीनों तक आप जिम नहीं आए, शांत होकर बैठे, ढूंढते थे हम भी आपको, ऐसे नहीं दिख रहा तो आप दिखते नहीं थे शो वगैरह पे या फिर जिम वगैरह पे। तो क्या पर्टिकुलर वो ब्रेकडाउन था, आप कुछ शेयर करना चाहोगे। वो पर्सनल था, लेकिन आदमी को सब चीज़ सही चल रहा होता ना, तो तभी आदमी को प्यार हो जाता है। अच्छा। तो वही वही फेज था मेरा, अलग फेज था। गलत जगह थे हम, गलत टाइम पे। जब मुझे ग्रो करना था तो हम कहीं, मतलब मुझे लगता है कि मैं 1-2 साल पीछे चला गया हूँ उस वजह से। बट फिर कम बैक भी करा थोड़ा। बताइए इस चीज़ के बारे में, जानना चाहेंगे आपसे कि इंसान को अपना इमोशंस जो, क्योंकि अगर आप खुद को देखोगे पीछे मुड़ के तो आप ये इंसान तो थे नहीं। आपने उस चीज़ को, लोग कहता है ना प्यार में लोग टूटते हैं बनते हैं, तो आई हैव सीन एनी बिकमिंग समथिंग फ्रॉम हिज मिजरीज। एक ब्रेकअप का लाइफ होता है तो इंसान टूटता भी है, बट यूर इंस्पिरेशन, आपने खुद को उठाया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका लाइफ में एग्जैक्टली क्या हुआ जो आपको हैम्पर किया। आप दिखते बहुत मजबूत हो, लेकिन क्या इमोशंस थे आपके उस टाइम पे और आपने कैसे आपको खुद को अपलिफ्ट किया। शुरू से बताते हैं हम आपको क्या बात। हाँ बिल्कुल। तो एक मैम, मतलब हमें पता नहीं था कि कब चीज़ें कैसे बदल गई। मेरा बर्थडे था उस दिन, और मेरा आदत है शुरू से कि मतलब हम अपना, मेरे को जिम मेरा प्यार है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस करना था, पैसा कमाना था, खोल दिया, नहीं। मैं उसके अंदर घुसा हुआ। मैंने स्टार्टिंग में जब जिम खोला था एज अ ट्रेनर, मैं खुद ग्राउंड पे था। कभी किसी को फील ही नहीं होने दिया कि भाई मैं ओनर हूँ। आज के डेट में भी नहीं होने देता मैं कोशिश करता हूँ मैं ही ग्राउंड पे रहूँ, ट्रेनर्स तो हैं ही, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कस्टमर से ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ। तो उस समय मैं ऐसे ही फेज में था। उस समय ट्रेनर्स एक रखा था हमने, एक या दो रखा था, तो मैं खुद ग्राउंड पे था। और मेरा बर्थडे था उस दिन, और मेरा आदत है अभी भी, आज के डेट में भी, हम अपना बर्थडे ना जिम में ही सेलिब्रेट कर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कोई आता है विश करता है हैप्पी बर्थडे यानी भैया, तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे। वो ग्रीटिंग लेने में, मेरे को विश लेने में बहुत अच्छा लगता है कि यार कोई मेरे को ब्लेस कर रहा है। मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। आपके पास 200-250 मेंबर है, सोचिए आप एक एक करके हैंडशेक कोई कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, तो क्या आपको बुरा लगेगा? कभी नहीं। तो मैं सुबह ही तैयार होकर जाके बैठ जाता हूँ काउंटर पे कि यार आज तो बहुत सारे विशेष मिलने वाले हैं, आज मज़ा आने वाला है, ऐसा। और शाम में केक कटिंग वगैरह होता है। तो कहीं हुआ, शाम में, शाम का समय हुआ, आया, 7 बज चुके थे, मतलब मुझे पता नहीं था वो कब कैसे होने वाला है। बट मैं, पता नहीं क्या हुआ, मैं केक सामने फ्रेंड ने रखा था, मैं कट करा कर रहा था, मतलब ऐसे बगल से देखता हूँ कोई रिकॉर्ड कर रहा है मुझे। और मुझे रात में 11:59 या 58 में आता है मुझे मैसेज, आप कुछ विश मांगो पूरी होने वाली है। अननोन नंबर था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई लड़की है। पता तो चल जाता है लड़कों को कि मतलब कि हाँ कहीं से तो कुछ आया है। तो मैं मैसेज खोलता हूँ व्हाट्सएप पे, देखता हूँ कि सामने से मैसेज आया और मेरा वीडियो के साथ आया हुआ, जिम वाला वीडियो के साथ। तो आप कोई विश मांगो पूरी होने वाली है। तो मैं बोला ऐसा कुछ मांगना नहीं है, सब कुछ तो है, अभी सब कुछ सही चल रहा है। बोलते तो वहीं से बातें स्टार्ट हुई। फिर बोलते हैं आपको क्या चाहिए? मैं बोला ऐसा कुछ चाहिए नहीं, आप हो कौन? फिर वहाँ से बातें स्टार्ट होती हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे चीज़ें, ट्रिप पे जाते हैं, बहुत सही चल रही होती है। फिर आता है लॉकडाउन ख़त्म होने का टाइम, कॉलेजेस वगैरह खुल जाते हैं, तो वो फिर वो अपना ड्यू में शिफ्ट हो जाती है, और फिर मैं यहाँ पे अकेला फिर से वही लाइफ, और हर दिन मिस करना। और ड्यू का लाइफ आपको पता ही है, पार्टी ये वो, दोस्त, क्लोज फ्रेंड, वहीं से लड़कों को दिक्कत होना स्टार्ट होता है।
था उसका भी एक क्लोज फ्रेंड और मैं लॉन्ग डिस्टेंस वाला, आपको पता ही है प्यार, आज के डेट में तो और ख़राब हो चुका है। चीज़ें वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हुई फिर। वेल सो ब्रेव ऑफ यू, यानी आपने इस चीज़ को शेयर किया इतनी इजीली। आई नो ये चीज़ आई एम पोकिंग यू टू स्पीक, बिकॉज जब तक आप बताओगे नहीं लोग को, वो आपको समझेंगे नहीं कि एक लोग का परसेप्शन होता है कि ये बॉडी बिल्डर है तो बहुत हार्ड होता है, बट इमोशन ऐसा चीज़ है इंसान को हार्ड नहीं तोड़ता है। और लाइफ में जब कोई जनरली इफेक्ट करता है तो वो एनीथिंग जैसा बनता भी है। बट इसने क्या किया उस चीज़ के बारे में, इसने ऑफ कोर्स उस पेन को झेला, आगे भी बढ़ा लाइफ में, लेकिन उससे मोटिवेशन लेकर इसने खुद को बदला, एक नया वर्जन लाया, जो हमारे शो का टॉपिक भी है, जिमिंग एंड अबाउट डिसिप्लिन। इसने भले ही ये रोया होगा 10 दिन 20 दिन, हम लोग देखे हैं शायद, जो भी है पर्सनल फीलिंग्स, अब पर्सनल उसको खुद का इफेक्ट हुआ होगा, बट आज ये जो बना है इसका खुद का हार्डवर्क है, वो आप नहीं छीन सकते इससे। हम जानना चाहेंगे जिम का रोल आपको उस चीज़ से रिकवर करने में कैसे हेल्प किया। मेरा बोला तो मैं डिप्रेस होता हूँ, अच्छा फील होता हूँ, पहले वर्कआउट करता हूँ। लेकिन आपको उस समय का एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं आदत तो मेरा हमेशा काउंटर पे बैठने की है, जिम में रहने की। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना जिम में स्पेंड करूँ, कस्टमर के बीच में करूँ, कि बिजनेस भी सही रहता है, कस्टमर से इंटरेक्ट करो तो एक बॉन्ड बन जाता है। कोई एक बार आप किसी ओनर से आपका अच्छा बनने लगे, किसी भी जिम में आप जा रहे हो, किसी ओनर से आपका अच्छा बनने लगे ना, बनना लगता है, तो आप खुद चाहोगे कि मैं ये जिम छोड़ के ना जाऊँ। एक अच्छा बॉन्ड है। अब बहुत कम लोग होते हैं जो सैलून जिम जल्दी छोड़ते हैं कहीं पे, आप जब तक उनको परेशान नहीं करते हो। तो मेरा सारे कस्टमर से बहुत अच्छा बॉन्ड था सब, मतलब अचानक से वो इंसिडेंट के बाद मेरा पूरा मतलब बिहेवियर चेंज हो गया। अचानक से बहुत नम रहने लगा मैं। तो मैं काउंटर पे ऐसे बैठता हूँ, बैठे बैठे कोई मजाक किया मैं रोने लग जाता था। मतलब मुझे इनफैक्ट आपने भी आगे एक बार चीज़ बोली थी कि यानी पता नहीं था इतना, बल्कि बॉडी के अंदर इतना एक छोटा सा बच्चा रहता है अंदर, कि तुम साला रो क्यों रहा है, क्या हो गया तुमको, तुम ये नहीं है, भूल गया तुम अपने आप को। चीज़ें याद आती है तो बहुत वो गोज बम्स आने लगते हैं बॉडी में, कि साला ये चीज़ क्या हो रहा है मेरे साथ। हम इसके लिए हम रेडी नहीं थे कभी। आप सोचो, एक आर्मी बैकग्राउंड से लड़का, कभी किसी ने बताया नहीं कि फीलिंग्स क्या होती है, कि ऐसा भी फील होता है, साला प्यार भी होता है, कोई चीज़ होता है। हमें शुरू से ऐसे खड़ा रहना है, ऐसे बैठना है, ऐसे रहो। अभी तक बाहर क्यों था, क्या कर रहा है, हम कभी कुछ शेयर ही नहीं कर पाए घर पे, ना टीचर्स के बारे में, ना ये फीलिंग्स के बारे में। और मेरे से सब भैया लोग भी बहुत बड़े थे, भैया भी आर्मी में। मेरे से अचानक से मैं बहुत अकेला पड़ गया था। भैया भी एमबीए कर रहा था, दूसरे भैया आर्मी में थे, वो लोग कोई था नहीं। मैं 3 भाई के बीच में भी अकेला पड़ गया था। तो ऐसा सोनू भैया से तो ऐसा भी बॉन्ड था कि हम बहुत कुछ शेयर कर पाते थे, लेकिन हम अकेले पड़ गए थे उस समय, कुछ किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे, बस जिम में आके बैठे रहते थे, एक नम रहते थे। तो उसी बीच में एक आंटी थी, वो बोलती थी कि बेटा क्या हुआ हमसे बताओ। उन्हें पता था मेरे रिलेशन के बारे में, उनके उस लड़की के बारे में। तो उन्होंने उसको फ़ोन कर दिया, बोले कि बेटा ऐसा क्या हो गया, वो बहुत उदास रहता है, अब वो हंसता भी नहीं है, रोता रहता है, कुछ करो। तो वो हमको शाम में हमको कॉल आता है कि आप क्यों एक्टिंग कर रहे हो, आपकी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है, मुझे सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। स्टार्ट एक्टिंग कि सब चीज़ नॉर्मल है। और मैं कितना भी कोशिश करूँ, वो चीज़ हमको पता ही नहीं कि साला कैसे एक्ट करते हैं। वो चीज़ इतना परेशान करता था मुझे। वो मेरा एक लौता, मतलब मेरा जिम नहीं रहता ना, तो पता ही नहीं उस समय मैं क्या क्या ही करता, कहाँ ही बैठता, कुछ मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था। यहीं पे लोग गलत कर जाते हैं। तो उस समय थैंक गॉड कि मेरे पास जिम था, मेरे पास मेरे लोग थे जो कि मेरे को बहुत अच्छा फील कराएं। इनफैक्ट आप भी थे, हम हमेशा हमको बोलते थे कि नहीं यानी हो जाएगा, हमेशा ग्रुप में वर्कआउट। कभी भी डिप्रेस रहो यार, किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा हो, अपने दोस्तों के साथ बैठना, पार्टी करना, या फिर ऐसे जगह जाके बैठना ना जहाँ पे अच्छा लगता हो, या फिर मम्मी के साथ बैठना। मम्मी के साथ बैठोगे सब चीज़ खत्म हो जाएगा। हम लिटरली बता रहे हैं, मम्मी हाथ फेर देगी सर पे, सब खत्म हो जाएगा। हम मेरे साथ वो चीज़ हुआ है, हमको आज तक मतलब फील नहीं, क्या ही बताएं, हमको गूज बम्स आ रहे हैं अभी। वो दिन हम नहीं चाहेंगे किसी के लाइफ में आए, जिसके लाइफ में आते हैं या तो फिर ख़त्म ही हो जाता है या फिर बन ही जाता है। तो ख़त्म तो नहीं हुआ है, सामने ही है। गूजबम्स की बात किया, मेरे भी गूजबम्स आया आप कि वही। जो बात इसने बोला कि सिट बैक एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, परहैप्स मदर, जो बात बोला कि सर सहलाना, तो ये दर्शाता है कि इंसान के लाइफ में लोगों का होना कितना और इम्पोर्टेंट मम्मी का है। उस समय लाइफ हम बताते हैं, उस समय इतना मेरा बुरा दिन था। उसी समय मम्मी का आँख का ऑपरेशन था, और लिटरली हम
घर पे खाना बना रहे थे, रो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मेरे पास कोई नहीं था जिसके साथ मैं बैठ के बातें करूं। तो मैं वही, मेरे फ्रेंड का हॉस्टल चलता था, वहां से खाना मंगाता था और जिम में बैठे रहता था पूरा दिन। मैं कोशिश करता था ज़्यादा लोगों के बीच में रहने का, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील कराने का। और जहाँ आप अकेले हो, मेरे को रात रात भर नींद नहीं आती थी यार। मेरा फ्रेंड आके बैठता था बगल में, तब मैं जाके सोता था। इतना बुरा दिन था मेरा वो। नहीं, इसके जर्नी का पार्ट हम रहे हैं शायद, और ये हमको बहुत रिगार्ड भी करता है। चलो आज हम लोग प्लेटफॉर्म पे ऐसे हैं कि एनी आप एनी, तो ये छोटा भाई जैसा है, हमको भैया ही कहता है। लेकिन ये इस वजह से यहाँ पे नहीं है, ये इसलिए यहाँ पे है कि इसने लाइफ को अपने एडवर्सिटीज़ को ओवरकम किया है और अपना नाम बनाया है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ का भनक हमको बहुत पहले लग गया था कि शायद ये इंसान जो रो रहा है इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन इफ़ मेरे कुछ कहने से इसको फ़र्क पड़ता है और ये आगे बढ़ जाता है लाइफ में, तो मेरा और क्या रिक्वायरमेंट है और हमारा कंट्रीब्यूशन हो भी क्या सकता है कि आप किसी को समझाओ और वो समझ जाए। चलो 100% ना ले, 10% भी अगर वो आपके बात को मान करके आगे बढ़ जाता है ना, तो आपको फीलिंग होता है। तो एंड आई एम रियली प्राउड कि जिस टाइम पे आप अभी हो, चलो वो बात 3 साल 4 साल पहले की है, लोग आप पे हंसते थे, रोते थे, मजाक भी उड़ाया, लेकिन जिस दिन से आई हैव सीन यू ग्रो पर्सनली, तो मेरे तुमको भी पता है बात कि वो मेरे लिए हमेशा हार्ट फिल्ड रहा है। हम हमेशा ब्लेसिंग किए कि यू डिजर्व इट, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल यू कि जो भी मिल रहा है बी हम्बल एंड बी काइंड, और मिलने वाला है, ड्रीम बिग, ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है, और टाइम का वेट करो। और ये एक इंस्पिरेशन भी है कि इसने कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया है और खुद को इस काबिल बनाया। तो आई एम रियली हैप्पी टू सी यू वेर यू आर राइट नाउ। थैंक यू, थैंक यू। अरे चलो हम लोग इस बारे में बात कर लिया, चलो बहुत पर्सनल बातें भी थी। हम लोग जानना चाहेंगे अबाउट फिटनेस, जो कि मेन एजेंडा है हमारे टॉपिक का, कि लोगों के लाइफ में फिटनेस का क्या रोल हो चुका है करंट सिचुएशन में। फिटनेस के बिना मतलब लाइफ ही नहीं है मेरे को लगता। जहाँ आप बहुत बड़े अफसर भी क्यों ना हो, आप मंत्री ही क्यों ना हो, मतलब आप में फिटनेस नहीं है तो आपका लाइफ नहीं है, आपका लाइफ खत्म है, कभी भी खत्म हो सकता है, कोलैप्स हो सकते हैं। डाइट फिटनेस का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चले आप 2 बजे रात तक भी काम करते हो, लेकिन आप कोशिश करो 2 बजे रात के बाद भी 6 घंटे का प्रॉपर स्लीप लेना है। आप वो नहीं लेते, एक दिन नहीं लेते, दो नहीं लेते, तीसरे दिन आपका बॉडी दूसरे तरीके से रिएक्ट करेगा। आप डाइट बाहर का फूड आजकल चल रहा है, मोमोज ये वो, हमको तो समझ में नहीं आता लोग खाते क्यों हैं। गोलगप्पे भैया कैसा हाथ यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है। कुछ भी खा रहे हैं लोग। तो ये सब चीज़ें आज खा रहे हैं, आज मज़ा आ रहा है, टेस्ट के लिए खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन आपको एक पीरियड के बाद, 1 महीने 2 महीने, आप 1 साल भी निकाल ले तो ये सब कचड़ा खाकर, फिर अगले मंथ आपको बॉडी रिएक्ट करेगा ही करेगा। अच्छा चीज़ डालिएगा, अच्छे से रिएक्ट करेगा बॉडी। सिंपल है ये चीज़, लोग जैसे आपने समझते नहीं बोला है। कि जिम का 3 पार्ट को आपने डिवाइड किया, स्लीप, डाइट एंड हाँ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। हम चाहते हैं आप इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएं, क्या रिक्वायरमेंट है इंसान को, कितने घंटे सोने चाहिए, जो भी काम कर रहा है कहीं पे, डाइट किस तरह का लेना चाहिए। अगर किसी को, ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग जिम जाके डाइट फॉलो करें, जो इंसान घर पे रह के डाइट फॉलो कर रहे हैं, प्लस डिसिप्लिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी फील्ड में, परहैप्स फिटनेस में तो बहुत ज़्यादा है। इन तीनों के बारे में आप बताओ हमें डिटेल में। पहले बात करते हैं, हम लोग डाइट का ही बात करते हैं। देखिए 3 चीज़ होता है, फाइबर, प्रोटीन और फैट। और जो माइक्रोज होते हैं वो तो आप मल्टीविटामिन भी एक सिंपल सा लोगे वो पूरा कर देता है। तो आप फाइबर्स अच्छा रखो, बॉडी मतलब अच्छा फाइबर्स जो सैलेड्स वगैरह प्रॉपर रखो, फैट रखो, और प्रोटीन, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन फूड में प्रोटीन ही गायब है सब। बिहार में तो अब अभी बात करते हैं हम लोग बिहार का, लोग कोशिश करते हैं दाल भात और एक सब्जी। आफ्टरनून का सबका ये है, आफ्टरनून में सबको खाना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता वो कार्ब्स है। और दाल में सब प्रोटीन, समझते कितना ही प्रोटीन रहता है, 5 ग्राम 6 ग्राम 6 ग्राम, क्या ज़रूरत है, ज़रूरत है क्या होगा, वो आपका कुछ नहीं होने वाला, माइनस में है। आप 60 किलो के हैं तो कम से कम 120 चाहिए रहता है, कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन आप मिनिमम पूरा कीजिए। आपको काउंट करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन हम बताते हैं आपको डाइट कैसे सिंपल करते हैं। हम क्या करते हैं ना, हर हर पोर्शन में, हर मील में कोशिश करते हैं कुछ कार्ब्स लेने का। कार्ब्स मतलब एक बाउल राइस ले लो आप, 250 ग्राम चिकन ले लो। आप चिकन नहीं ले सकते हो तो फिर राजमा ले लो, आप वेजिटेरियन है तो मतलब वो ले लो, क्या कहते हैं, पनीर ले लो। और एक फाइबर, खीरा ले सकते हो आप, कुकुम्बर जिसको बोला जाता है। तो और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्पिनच ले सकते हो आप।
फाइबर में वही आपको कुकुम्बर ले सकते हैं आप, पपीता भी ले सकते हैं, और वो ले लीजिए आप, पाइनएप्पल ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। और सुबह के ब्रेकफास्ट में कोशिश कीजिए आप एक एप्पल लेने के लिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा रहेगा। बस यही है, आप उसको कंटिन्यू रखिए 3-4 पोर्शन में ऐसे ही। हम तो अपना मील बहुत अच्छे से डिवाइड करके रखते हैं, सुबह में अच्छे अंडे रखते हैं, और साथ में दो दो जो मम्मी बनाती है हाथ का, उनका तो मिस करते नहीं हम, 2 रोटी खा लिया, फिर दही खा लिया, और सैलेड खा लिया साथ में, हो गया मेरा सुबह का मील। और दोपहर का मील मेरा ऐसे 250 ग्राम चिकन, थोड़े से राइस, फिर कुकुम्बर, दोपहर का मेरा हो गया। और इवनिंग का भी सेम रहता है मेरा, 6 से 8 वाइट एग, थोड़े से सैलेड, फिर थोड़ा सा दही, और साथ में थोड़ा सा राइस हो गया तो ठीक है। फिर नाइट में मेरा 200 ग्राम चिकन, 250 ग्राम चिकन, फिर राइस, फिर थोड़ा सैलेड, ऐसा बैलेंस रखता हूँ मैं अपने डाइट को। तो बाहर का खाना अवॉइड कर दो, जो भी सड़क पे जो खाते हो, मोमोज हो गया, कुछ भी हो गया, कचड़ा चाउमीन वगैरह, सब चीज़ें अवॉइड करोगे, खुद पे खुद डाइट अच्छा हो जाएगा। ये सब अवॉइड करोगे तो खुद पे खुद तुम अच्छे सैलेड्स पे आ जाओगे, अच्छे प्रोटीन सोर्स पर आ जाओगे। अब कोई बाहर का कचड़ा नहीं खाता है तो ऑटोमेटिक वो चपाती पे शिफ्ट होगा। चपाती के साथ क्या खाएगा भाई, राजमा की सब्जी, पनीर की सब्जी, ये सब खाओ ना। थोड़ा सा मतलब ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा एकदम बॉयल चिकन खाओ, और मतलब हमेशा अंडे ही होने चाहिए, काफ़ी है। बस बाहर का अवॉइड कर लो आप, मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो बाहर का खाना अवॉइड कर लो, खुद पे खुद बॉडी फिल्टर हो जाएगी तुम्हारी। और डिसिप्लिन, लेट नाइट पार्टी जो आप लोग सैटरडे संडे करते हैं, थोड़ा सा कम कर दीजिए। स्लीप साइकिल अच्छा कीजिए, आप 1-2 दिन पार्टी भी करते हैं तो नेक्स्ट डे अच्छा प्रॉपर स्लीप लीजिए, बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा रिसेट होने के लिए। हम लोग जब जब सोते हैं ना, हमारा बॉडी रिसेट होता है, एक सर्टेन आवर के बाद बॉडी को मतलब रेस्ट चाहिए ही चाहिए। कंटिन्यू 6 आवर का रेस्ट नहीं मिलता तो फिर आपको 8 आवर का रेस्ट लेना पड़ेगा, ऐसा लिखा ही हुआ है। मतलब ऐसा मतलब प्रूव्ड भी है कि आपको कंटिन्यू 6 आवर का, वो भी ऐसा रूम होना चाहिए ना, चारों तरफ डार्क होना चाहिए, कहीं से कोई लाइट नहीं आए, नहीं तो आपको स्लीप साइकिल में डिस्टर्बेंस होता है, आप प्रॉपर गहरा नींद जो बोला जाता है वो नहीं ले पाइएगा। तो एक पूरा प्रॉपर डार्क रूम होना चाहिए, वहाँ पे 6 घंटे का एकदम स्लीप लो, तो ऐसे डिसिप्लिन सही हो जाएगा आपका, बॉडी अच्छे से रिएक्ट करेगी, रीसेट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या बोलना था मैं? अबाउट योर स्लीप, स्लीप रूटीन कैसा होता है इंसान का? स्लीप रूटीन अब वो तो वॉकिंग के ऊपर डिपेंड है, कोई रात तक काम करता है, कोई मतलब वो अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए। आप कभी भी मतलब अपना वर्क ख़त्म कीजिए, डिनर ख़त्म कीजिए, उसके बाद 6 घंटे का और 8 घंटे का स्लीप लीजिए, काफ़ी है इतना, और ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं। बिल्कुल, ये बेसिक डिटेल्स था जो किसी भी फिटनेस के इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए है, पर्टिकुलरली कैसे वो डाइट, स्लीप और डिसिप्लिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। लाइक नो मैटर व्हाट, आपको उठ करके जिम जाना है, वो आपका रूटीन नंबर 1 है, वो गोल नंबर 1 होना चाहिए। वो एक माइंडसेट होता है कि 6 वीक में आप 6 दिन। जिम नहीं जा पाए तो मतलब वॉकिंग पे चले जाइए, बैडमिंटन खेलिए, कोई स्पोर्ट्स खेल लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिम जाइए डंबल हो जाए, सबको लगता है, एक तो गलत फहमी है कि हम डंबल उठाएंगे हमारे बाइसेप्स बन जाएंगे, नहीं होता है भाई, इतना इजी नहीं होता है। हम रात दिन अब मेहनत कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, हमें तो अपने आप से मतलब सेटिस्फाई ही नहीं हो पाते हैं कि हाँ हमारा बन चुका है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब मिथ दिमाग से निकाल दो पहले तो। चलिए, बिल्कुल आपने डाइट खुद के बारे में बात की, चलिए आपके बारे में बात करते हैं। पहले तो अपना आप बाइसेप्स दिखाइए लोगों को। अब भाई वे टी शर्ट में क्या ही कोई देखेगा नहीं, बहुत। थोड़ा तो फ्लेक्स करो आप। ये क्या? बिना पंप का है तो चलेगा फिलहाल। आप अपने बारे में बताओ, लाइक आपका वर्क रूटीन स्केड्यूल कैसा है, वर्कआउट का आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है, एंड आप मल्टीपल काम भी करते हो। बाय द वे, एनी इस वक्त बिहार के इंस्टा इन्फ्लुएंसर भी हैं, ही इज़ प्रमोटिंग न्यूमरस ब्रांड्स, न्यूमरस थिंग्स, एक बिजनेस ओनर भी हैं, और इसके साथ साथ फिटनेस तो मिस करते ही नहीं है, प्लस खुद का भी काम है इनका, तो बहुत बिजी रहते हैं। तो इसके बावजूद इनका एक रूटीन है, तो वी वुड ट्राई टू गैदर कि ये अपना दिन को कैसे प्लान करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वहीं कि मतलब मैं अपना जिम बढ़ा कर, जो कि रैप अप करके जो जाते हैं हम लोग, वहीं 10:30 के अप्रॉक्स जिम, जो भी हिसाब वगैरह, जो कैलकुलेशन में जो अमाउंट्स वगैरह सब कुछ रैप अप कर लेते हैं 10:30 रात तक। फिर वहीं अपना कोशिश करते हैं 12 बजे से पहले। यहाँ पे एक मम्मी का पार्ट आता है मेरा, मम्मी मैं मतलब 10 बज जाए, 11 बज जाए, या फिर मेरा जो दूसरा बिजनेस है जो रेस्टोरेंट है, वहाँ से कभी हम जाते हैं, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे है पटना से, आउट ऑफ पटना है, आरा में है। वहाँ से कभी कभी आते आते 12 बज जाता है, तो कभी कभी मेरा घर 10:30 तक भी पहुँच जाता हूँ, कभी कभी 12-1 बजे बज भी जाता है। तो मम्मी मेरा वेट कर रही होती है, फ़ोन आते रहता है मुझे कि हाँ आ जाओ ऐसा।
पहुंचते हैं तो मम्मी का मेरा सबसे जो एक कनेक्टिंग पॉइंट है यही है मेरा, कि मम्मी, मैं 10 बजे रात में पहुंचूँ, 1 बजे रात में पहुंचूँ या 12 बजे, मम्मी मतलब जगह रहती है मेरे को खाना खिलाने के लिए। तो एक मम्मी का हाथ का खाना जो है ना, बॉडी में बहुत लगता है, ये जो प्यार जो होता है ना बहुत ज़्यादा लगता है। तो वहीं 12 बजे तक पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं 1 या 2 बजे तक सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 9, झूठ नहीं बोलूँगा, 9 से 10 बजे तक मैं जगता हूँ मैं। फिर वहीं एक हॉट वाटर पानी, मतलब ऐसे गर्म पानी, गुनगुना पानी पीता हूँ मैं। फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद पहला अपना मील लेता हूँ, 6 बॉयल एग, 2 रोटी और दही, सबसे बेस्ट है ये मेरा। फिर आफ्टरनून में मैं वर्कआउट करने जाता हूँ। वर्कआउट करके आने के बाद जो भी मेरा कमर्शियल शूट्स वगैरह रहता है, जो भी कमर्शियल्स आया रहता है, उनको शूट करते हैं। फिर शाम में, इवनिंग में फिर जिम वहीं वहाँ हो गया, नहीं तो फिर रेस्टोरेंट पे। डाइट कैसे, आपका पर्सनल डाइट क्या रहता है? जैसे आपको जो फिजिक है, लाइक इतना अगर आप काम कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको डाइट भी उसी हिसाब का चाहिए होगा ताकि आपका एनर्जी मेंटेन हो पाए। तो डाइट में क्या क्या एग्जैक्टली फुल डिटेल में बताओ, क्योंकि लोग चाहते हैं आपकी ऐसी बॉडी सबकी भी रहे। मैं बहुत चीज़ें बहुत सिंपल रखता हूँ। मैं डाइट का मतलब ये नहीं कि आज फॉलो कर रहे हैं कल नहीं फॉलो कर रहे। डाइट का मतलब ऐसा है कि डाइट बोलते आदमी इसलिए है ना, मतलब लोग बोलते हैं डाइट ले रहा हूँ, 2 दिन फॉलो करते हैं, तीसरा दिन भूल जाते हैं क्या ले रहे हैं। मेरा है कि ½ kg बॉइल्ड चिकन, चिकन चेस्ट जिसको ब्रेस्ट बोलते हैं, और आज हो गया, कल हो गया, या 2 साल बाद भी मिलोगे तो ½ किलो बॉइल्ड चिकन मेरा रहेगा ही रहेगा। और 25 वाइट एग मेरा रहेगा ही रहेगा। आज मिलो या 10 दिन बाद मिलो या 2 साल बाद मिलो, ये सेम है। मैं पिछले मतलब 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं। इसको पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं, कभी 200 ग्राम, कभी 250 ग्राम, हर पोर्शन वाइज डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। बहुत सिंपल रखते हैं हम डाइट को। अब मम्मी का खाना हम कभी मिस नहीं करते, तीनों टाइम खाते हैं मम्मी का खाना। लेकिन बहुत मिथ भी है लोगों में कि अगर आप इतने सारे एग्स खाओगे, इतना चिकन खाओगे तो लोगों के फोड़े हो जाते हैं, या फिर लोग को पिंपल्स निकल जाते हैं, या फिर रिएक्शन कर जाता है। तो इसके बारे में क्या आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेट में थोड़ा सा गर्मी आ जाता है, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए हम कोकोनट वाटर पी सकते हैं। और फाइबर्स डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। पपीता फ्लश आउट कर देगा चीज़ें। आप थोड़ा सा नॉलेज लो, गूगल करो, थोड़ा अपने आप को मेंटेन रखो। अब देखो, किसी को अपने शरीर से प्यार हो ना, गूगल करेगा ही करेगा, कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले, कोशिश करेगा कि साला अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, ऐसा क्या करें कि हम उसकी तरह दिखने लगे, या फिर ऐसा क्या करें कि बाइसेप 16 इंच से 17 इंच हो जाए। तो उसको करने के बाद मतलब एफर्ट्स मैटर करता है। आपको करना है कि नहीं करना है। तो आपको करना है तो आप गूगल कीजिएगा, आप खोजिएगा, बुक खोजिएगा, इतने सारी मतलब आजकल तो रिसर्च है, करिएगा, वो सब पता चल जाएगा। ये अफवाह पे मत जाइए कि मतलब ये करने से भाई बाल झड़ जाएगा। बहुत लोग होता है बोलता है क्रेटीन लेने से बाल झड़ जाता है। भाई मेरे पापा ब्लॉन्ड है, अभी मेरा खुद जा रहा है यार, तो मैं मतलब मैं तो स्टेरॉइड पर आ गया हूँगा, क्रेटीन तो छोड़ो। बहुत लोग बोलता है कि हम तो आ गए हैं भाई, लेने लगे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसा मिथ पे मत जाइए, आप फैक्ट देखिए, रिसर्च कीजिए। एक पर्टिकुलरली कोई इंसान जो डाइट को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता है, फिर आपने केराटिन का बात किया, प्रोटीन पाउडर का बात किया, तो क्या प्रोपोर्शन आप सजेस्ट करोगे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए? वही वेट कैटेगरी पे मैटर करता है, आपको कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, आपका वेट कैटेगरी क्या है। सपोज करो आप, हम लोग एवरेज, किसी का कोई जिम ज्वाइन करता है, मैं तो 45 kg का था, 45 kg। तो अभी कोई ज्वाइन करता है तो मैं देखता 55 या 60 kg। आप 60 kg ले लो आप, तो 60 kg को 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन दाल भात खाने से तो आएगा नहीं। सब बोलता दाल पी लेते हैं, आज 2 अंडे खाए हैं भैया, लास्ट टाइम 2 बार चिकन खाया था। ऐसा थोड़ी होता है यार। आपको हर रोज जो चीज़ लोगे उसको डाइट बोल सकते हो आप। कंटिन्यूअस इसको आप 6 मंथ फॉलो करते हो, उसको डाइट बोलते हैं लोग। 1 वीक फॉलो करता है, बोलता है भैया हम डाइट फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आप हर डाइट को ना आपको 6 महीने, या हर वर्कआउट को ना 6 महीने या फिर 1 साल परफॉर्म करना पड़ता है। लोग आजकल इंस्टाग्राम और इतने सारे इन्फ्लुएंसर आ गया ना, हर चीज़ का ना अलग अलग वेरिएशन बताने लगे। हम आपको वर्कआउट का एक बात बताते हैं। एक लड़का आता है, भैया आपके इतने ब्रॉड शोल्डर हैं, कैसे हो गए भैया? हम तो देख रहे थे ऐसे इंक्लाइन बेंच पे करके 45 डिग्री एंगल से मार रहा था, क्या सही मार रहा था भैया, हमको बता दिया। बच्चा का दूसरा तीसरा दिन रहता है, कैसे भाई? कंपाउंड वर्कआउट करो। नॉर्मल जो बेसिक ओल्ड स्कूल वर्कआउट है वो आजकल लोग करना ही नहीं चाहते। सबको फैंसी वर्कआउट चाहिए, कैसे भी रील बना ले, कैसे भी कुछ कर ले। लोगों को पता नहीं है कि मिलिट्री प्रेस करने से भी भाई शोल्डर बनता है, और वो सबसे बेसिक है। पहले बारबल उठाना सीख जाओ। यही चीज़ें हैं। लोग गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वीडियोस देख के, स्टैटिक देख के। हाँ भाई वो तो ऐसे कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें तो कोई नहीं बताता है ट्रेनर, हमें तो भाई ओल्ड स्कूल ही बता रहा है। ओल्ड स्कूल से ही बॉडी बनती है, मेरी तो उसी से बनी है। एक डिसिप्लिन का जैसे आपने पॉइंट उठाया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने एक चीज़ मिस कर दिया कि डिसिप्लिन ये नहीं होता कि बस आपको वर्कआउट करना है, फिर
सो जाना टाइमली। ऐसा भी होता है कि जैसे डाइट की बात की कि क्लीन खाता है, ये क्लीन जो बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग जो कि पर्टिकुलरली होता है, कैसे आप खुद को रोकते हो कि बिहार में रह करके आप जलेबी नहीं खा रहे हो? बिहार में रह के जो समोसा चलते रहता है तो हमें तो उसको रुक जाता है भाई। तो आपका कैसे वो चीज़ पे कंट्रोल है कि यार आज ना घर का जो घी वाला चिकन होता है या फिर घी में लड्डू बन गया, जैसे राखी का समय आ रहा है तो घी की मिठाइयाँ आएंगी, तो इन चीज़ों पे कंट्रोल कैसे कर लेते हो? इसके लिए मैं हमेशा घर पे गाली सुनता हूँ कि यार तू खाता नहीं है, ये आया हुआ वो आया, हमेशा फ्रिज भरा रहता है, मिठाई आया हुआ, खाता नहीं हूँ हमेशा, मतलब सुनता रहता हूँ मैं देख बोलता हूँ, मतलब मैं अपने आप को पहले देखा हूँ, हमको वैसा नहीं बनना है, हमको पुराना एनी नहीं बनना है, हमको भाई अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, हमको अपने आप को आगे ले जाना है। तो इसके लिए भाई कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। आप किसी जॉब में ही हो, अच्छा प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा आवर देना स्टार्ट कर दोगे। वही चीज़ें आप कुछ चीज़ें छोड़ोगे तब तो कुछ आगे कहीं तक पहुंच पाओगे। सिंपल सा चीज़ है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारे डाइट का हमने बात किया कि कितना इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ के बारे में। चलो, क्योंकि आप एक फिटनेस बैकग्राउंड से हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर कस्टमर जो एक एम लेकर आया हो कि नहीं मेरा वेट बहुत ज़्यादा अब है, उसको कम करना है, या फिर हमको शेप में आना है, फैट लूज करना है, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर कस्टमर जो आपके जहन में है जिसके बारे में आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, मेरा एक पर्सनल पीटी था जिसका नाम सर्वेश था, उसको शादी करना था। अच्छा। आप जानते होंगे शायद उनको। हम्म। तो आया, सर हमको वेट लॉस करना है, मैं तैयार हूँ आपसे पीटी लेने के लिए। बोला ठीक है, लेना तैयार हो जाओ। मैं सर मैं अकेले रहता हूँ। तो वो एक होता है ना भाई, अकेले रहता है भाई, ऑर्डर बहुत ज़्यादा करता है, जोमेटो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग आजकल, कुछ बनाना नहीं जोमेटो कर दो आ जाएगा चीज़ है, क्यों ज़रूरत है, मतलब पकाना कौन है भाई, टेस्टी आएगा, मतलब ग्रेवी रहेगा, वो क्या ग्रेवी से खाएंगे चीज़ें, मतलब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो अभी आपको पहले एक, उससे पहले एक कहानी सुनाते हैं। अभी रिसेंट में हमको लास्ट वीक में ना क्या हुआ, एक कस्टमर आता है, हम काउंटर पर बैठे हुए हैं, सर आपसे कुछ बात करना है। बोला हाँ, चेंजिंग रूम में चलो मेरे साथ। आप थे शायद उस समय काउंटर पे थे। देख आता है, टी शर्ट खोल देता है, चेंजिंग रूम में जाके बोलता है सर कैसे ठीक होगा। मतलब क्या, देखते हैं कि मैन बूब्स है उसका, पूरा डरा हुआ। बोलता है सर वाइफ परेशान करती है, ग्रुप में रहता हूँ, पार्टीज वगैरह करता हूँ, स्विमिंग पूल कहीं जाता हूँ, तो फ्रेंड्स बोलते हैं भाई ये क्या बूब्स लटका, लड़की है भाई तू लड़की है। तो लोग ऐसे अपने खान पान में ध्यान नहीं देते हैं। लोग को पता नहीं होता कि मतलब कब टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। तो यही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग डाइट का महत्व नहीं समझते हैं, कुछ भी इधर अलर बलर जो होता है, भोजपुरी में जो बोलते हैं अलर बलर, कुछ भी खा रहे हैं लोग। तो यही चीज़ है, डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आजकल के लोगों पे, आजकल का यूथ को, कहीं से कुछ भी खा रहे हैं। तो हम सर्विस की बात कर रहे थे, आते हैं बोलते हैं कि हमको तो सर करना है, अभी मेरा नेक्स्ट ईयर शादी है, हमको शादी करना है। तो एक प्रॉपर तो पहले कस्टमर का डाइट प्लान कितने का है कि, और लोग पता है क्या करते हैं, लोग लिक्विड डाइट पे जाते हैं, ये सबसे बड़ा गलती है। डाइजेशन में दिक्कत आ जाता है, लॉन्ग टर्म में डाइजेशन में दिक्कत आ जाता है। फिर आप आते हैं ना नॉर्मल डाइट पे, या तो आपका पेट हाजमा खराब हो जाएगा, या फिर आपको कभी डाइजेशन का भी दिक्कत आ जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मतलब कोशिश कीजिए कम कैलोरी में रखे, 1200 या 1500 या 1800 कैलोरी में रखे, इनटेक उनका रखे। अच्छा उसमें स्ट्रॉन्ग फूड होना चाहिए यार, चिकन होना चाहिए, ब्रोकलीज होना चाहिए, अच्छे अच्छे खाने होने चाहिए। तो वहीं उनका डाइट डिज़ाइन करके दिए। फिर कंपाउंड वर्कआउट जो कि मेरा फेवरेट है, हम जो आपको बताए हैं कि हम ओल्ड स्कूल वर्कआउट पे बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि वेट लॉस करने आया ना तो सिर्फ कार्डियो और एप्स का ही वर्कआउट ना करवाएं। सबसे पहले भाई उसको स्ट्रेंथ एरिया में ले जाओ, उसको बताओ कि हाथ का ताकत क्या होता है, चेस्ट प्रेस मतलब बेंच प्रेस मारते कैसे हैं। तो बहुत लोग होता है कि मोटा है कि सारा ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते कम हो जाएंगे, वो ऐसा कुछ फायदा नहीं है। आप कम भी कर लोगे तो भाई बॉडी में तो पावर है नहीं, बोल देंगे यहाँ से बेंच वहाँ लेके जाओ तो जा लेके जा पाओगे नहीं, बोलेंगे भाई शादी करें बीवी को उठाओ तो वो भी नहीं कर पाएगा वो। तो वही चीज़ है, मैन का मतलब ही होता है भाई अंदर से स्ट्रांग आदमी थोड़ा सा होना चाहिए, दिखना चाहिए स्ट्रांग। कहीं खड़ा हो तो पीछे लड़की खड़ी हो तो साला हम खड़े हैं आगे, तुमको दिक्कत क्या है बताओ हमें, बताओ। मतलब कहीं भी हो आदमी का मतलब ये नहीं कि भाई ऐसे करके, आजकल लड़कों से ज़्यादा थाई लड़कियों के होने लगे हैं। वही चीज़ है। फिर उसको डिज़ाइन वगैरह करके दिए, प्रॉपर दिए भाई। वो 170 किलो से डेडलिफ्ट मारने लगा, स्क्वाट 140 किलो से मारने, जहाँ से लड़के से बारबल नहीं उठ रहा था, और बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया। हम आपको पिक भी भेजेंगे आपको, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया। फिर शादी भी किया, फिर अभी फिर से वेट गेन कर लिया लड़के ने। शादी हो गई, सर्वेश मुबारक हो शादी को आपको। ये मैसेज देख रहा है तो वापस जिम आओ, बच्चे को भी दिखाना होगा ना कि पापा मेरा फिट है, तो प्लान बी इज रेडी। यानी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था ये वाला। और चलो एक
बहुत फिटनेस का हमने बात किया है, थोड़ा सा टॉपिक को डाइल्यूट करते हैं कि बिकॉज ऑफ फिटनेस आप इतने डिसिप्लिन हो गए लाइफ में, अपने जीवन दे दिया, ब्रेकअप हुआ, उठे, पीटी दे रहे हो, पैसा भी आ रहा है, लाइफ में एक चेंज आता है आपका कि आपको फिटनेस के ज़रिए से काम मिलना शुरू हो गया। जो कि लोग कहते हैं कि मिलिट्री मैन था तो पापा को शायद वो बोल नहीं पाया होगा कि मुझे एक मॉडल बनना है, या फिर इन्फ्लुएंसर वर्ड को एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा उस टाइम पे, बट लाइफ में एक यू टर्न चेंज दिखा, और वो चेंज भी लोगों ने देखा, आपकी फिटनेस की वजह से आपको काम मिलना शुरू हुआ। ये जर्नी के बारे में बताइए कि एग्जैक्टली ये चीज़ कैसे ट्रांसफॉर्म किया आपके पर्सनैलिटी को। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मतलब मैं स्टोरी लगाता था ना, तो मैं व्हाट्सअप पे हो गया चाहे इंस्टा पे हो गया, कुछ कोई फैमिली मेम्बर मेरे ऐडेड है, तो पापा ऐसे ही मतलब रैंडम किसी से बात कर रहे होंगे, बोलते आपका छोटा वाला बेटा को देखे हम। पापा बोलते आके बताया घर पे कि तुम कुछ करता है क्या। पापा को आज तक नहीं पता कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, चाहे मैं ये काम करता हूँ, आज तक नहीं पता उनको। उनको मतलब सोशल मीडिया पता ही नहीं है। वो कहाँ 80s 70s वाले लोग, मतलब उनको तो भाई होता है कीपैड वाले लोग, अभी एंड्रॉइड पे शिफ्ट हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं इंस्टाग्राम भी होता है, इन्फ्लुएंसर भी होता है, तो उनको नहीं पता। तो हमेशा मेरे कमरे में आके पूछते कि आज क्या बनाया है, वीडियो बना सही से, कौन से लोकेशन पे गया है। तो वहीं पहली बार सुनने में आया कि पापा बताएं हमको, कि बहुत अच्छा लगा हमको सुनने में आया, अंकल ऐसा ऐसा बोल रहे कि छोटा वाला बेटा आपका बहुत अच्छा कर रहा है, आपको वीडियो पे देखें। तो वो चीज़ अच्छा लगा हमको, फिर धीरे धीरे हमको प्रमोशंस वगैरह मिलने लगे। हम वही अच्छा लगता है अब। तो पर्टिकुलरली जैसे अगर कोई इंसान इतना डिसिप्लिन होता है आपके जैसा और इक्वली काम करता है बॉडी पे, तो उसको ऐसे ऑफर से मिलते हैं, तो डू यू फील कि आजकल का सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन चुका है लोगों को जॉब देने के लिए? हाँ बन चुका है, लेकिन मैं पटना में हो, बिहार में हो, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अपना बैकबोन बहुत स्ट्रांग रखो। जैसे कि मेरा कोशिश यही था ना कि मैं अपना पैसिव इनकम एक जनरेट करूँ। मैं मर्चेंट नेवी में भागा ना, तो मेरा क्या इनकम, मतलब मेरा दिमाग क्या था कि मैं एक जगह से, मैं किसी का डायरेक्ट ये नहीं कि पापा से पैसे लिया स्टार्ट हो गया मैं। बहुत लोग करते हैं चीज़, कैमरा ले लिया, अच्छे अच्छे कपड़े ले लिए, फिर या फिर जिम का इक्विपमेंट्स ले लिया, तुरंत ही स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, मेरा पहला ही सोच था कि हमको एक अर्निंग सोर्स जनरेट करना है। तो मैं पहले मोशन में भागा, फिर मैं देखा यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा भाई, मैं 1 साल 2 साल दे भी लूँगा, 2 साल आने के बाद फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। तो मैं वहाँ से भागा, मैं फिर वापस जिम में आया, फिर धीरे धीरे करके ग्रो किया, जिम खड़ा करा अपना, फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग दिया, फिर एक इनकम जनरेट करा, फिर अपने आप को इक्विपमेंट्स ले रहा हूँ, फिर अपने आप को तैयार कर वैसा बिल्डअप बना रहा हूँ। तो एक होता है ना, बैकबोन होना बहुत ज़रूरी है। अब मतलब डायरेक्ट नहीं है कि मतलब कैमरा उठा इन्फ्लुएंसिंग, मतलब लाइन, ये सिक्योर नहीं है, कभी सिक्योर नहीं है ये चीज़। तो आपको एक इनकम जनरेट करना पड़ेगा, आपको एक बिजनेस जनरेट करना, या फिर आप वर्किंग है कहीं पे तो उसको छोड़िए मत। लोग छोड़ देते हैं भाई, कैमरा लेके निकल जाते हैं आजकल। तो वो बहुत गट्स होना चाहिए वो चीज़ करने के लिए। मेरे में तो नहीं था, मैं तो अपना शुरू से अभी भी बिजनेस में ज़्यादा टाइम देता हूँ। और अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, पटना में है। अब रिसेंटली में मेरे साथ क्या हुआ था, लोग यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, मतलब मॉडल्स को हो गया या फिर क्रिएटिव को हो गया ना, मतलब पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, सोचते हैं कि मतलब कम पैसे में काम निकलवा लें। अभी रिसेंट में मेरे साथ हुआ था, एक ई कॉमर्स शूट था। स्टार्टिंग में बहुत लंबा लंबा बातें कि सर आप आइए तो सही, आपको इतना पेमेंट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब जाते पहला दिन का 25 शर्ट का मतलब था, अमेजोन शर्ट का था। तो शूट खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट डे मैं बोलता सर पेमेंट, बोलते नहीं आपको 50 शॉट करने पड़ेंगे उसके बाद पेमेंट। अब पेमेंट इतना कम कि मेरा गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं हो पाया। मैं उस जिम में एक दिन बैठूँ ना, तो उससे डबल से ज़्यादा कमा सकता हूँ मैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पे वैल्यू नहीं करते हैं लोग। फिर आपको एक पता ही है, आपको मैं सैलून के साथ मेरे साथ क्या हुआ। आप लोग डी फेम करके मतलब फेम कमाना चाहते हैं, यही सब चल रहा है पटना में। यहाँ पे हमको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। Any like currently because of your work and dedication you are being labeled as a fitness influencer या फिर social media influencer जो आजकल नया टर्म चला है, I would like to know कि what kind of work these people do who has been labeled as influencer. मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ स्पेशली मतलब कुछ चीज़ के लिए काम करते हैं, वो खुद के खुशी के लिए करते हैं। मुझे मज़ा आता है वर्कआउट करने में, मुझे मज़ा आता है मतलब एज एज अ मॉडल वॉक करने में। तो मैं खुद के लिए करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी और के लिए कर रहा हूँ कि मुझे उसमें मतलब ऐसा चलो कोई काम है, मैं काम समझ के नहीं करता, मुझे मज़ा आता है। मुझे भी यही लगता है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनको मज़ा आता है इसलिए करते हैं। मुझे नहीं लगता है कोई काम समझ के करते हैं। यही चीज़ है। बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, लाइक जैसे मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस देखा हुआ है कि कहीं भी जाते हैं तो लोग अब आपको पहचानते हैं, हाँ पूछ लेते हैं कि यार अरे आपको हम देखे हैं, आपका रील देखे हैं, आपका काम देखे हैं,
कैसा लगता है पर्सनली आपको इमेजिन करके उस दिन का समय जब आप अपना मिलिट्री वगैरह सब छोड़ छाड़ के आए थे कि नेवी वगैरह सब चला गया कि चलो ये दिन ड्रीम किया था और आज वो पूरा तो दिख रहा है आपको? हमको शुरू से मतलब ऐसा था ना कि मैं अब जब नाम रखा था ना अपना इंस्टाग्राम का, हमेशा फ्रेंड बोलते ओएफसी क्या है, ओएफसी क्या है, एनी सिंह ओएफसी क्या है, मैं एज अ ऑफिशियल लगाता था। मैं बोला था भाई किसी दिन तो होऊंगा मैं कुछ, किसी दिन तो मज़ा आएगा। तो हमेशा मेरे ही ग्रुप वाले लोग ही मजाक उड़ाते थे कि ओएफसी क्या है, ओएफसी क्या है, क्या कर लेगा तुम। हम बोला कि समय आएगा। और वो आज देखिए वो सेम नाम सब कॉपी कर रहे हैं, आजकल सब लगा रहे हैं, मेरे ही ग्रुप में लगा रहे हैं। तो अच्छा लगता है मेरे को भाई कि कल जो मजाक उड़ा रहा था आज तारीफ करे कि नहीं, आप कुछ के बारे में वो पूछ रहे थे, आपके बारे में वो पूछ रहे थे, तो अच्छा फील होता है। उस समय ऐसा नहीं लगता था कि ठीक है ना यार, करेंगे ना, कर रहे हैं। यही चीज़ें आप लगे रहोगे तो चीज़ें मिलेंगी। मैं एक चीज़ सुना भी था, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये एक आरजे के मतलब आरजे कोई बोल रहे थे, वहीं पे सुना था मैं, रेडियो मिर्ची में समथिंग। हम्म। तो मेरे को ये लाइन बहुत अच्छा लगता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और लोग शायद ये नहीं देखते हैं कि बैकड्रॉप पे आपने कितना हार्ड वर्क किया है, आपका वो टाइम चीज़ तो गया है, आपने एनर्जी वेस्ट किया है, पैसे वेस्ट किए हैं, इमोशन वेस्ट किए हैं, हाथ दिल टूटा है, घर वाले रूठ गए हैं, बट एक होता है ना कंसिस्टेंसी लाइफ में जो आपको पुश करते रहता है। तो लोग क्योंकि हम देखें तो लगता है कि यार ये चीज़ ओवरनाइट तो मिलता नहीं। पहली बात, कुछ भी चीज़ आप चाहते हो तो ओवरनाइट तो मिलना इम्पॉसिबल है। उस चीज़ का एक प्रोसेस होता है, और शायद भगवान देने वाला भी टाइम चूज़ करता है कि नहीं, इसके मेहनत करने का टाइम तो यहीं तक था, अब ये टाइम मैं इसको मैं गिफ्ट करूंगा रिवॉर्ड से। वैसे मेहनत तो इंसान हमेशा ही करता है। तो आप बताओ कि हु हैज़ बीन योर रोल मॉडल इन दिस जर्नी, कि आप किसको फॉलो करके लोग सीखता है, तो आप किसको फॉलो किए कि या नहीं मुझे इन जैसा बनना है, या फिर कोई ऐसा शख्स जो आपको मोटिवेट किया है हमेशा कि नहीं इनकी बात सुन के मैं बहुत मोटिवेट फील करता हूँ कि जब भी डाउन होता हूँ लाइफ में तो ये इंसान हमको चाहिए, तो क्या वो इंसान कौन लोग हैं? देखिए, मैं नहीं बोलूँगा, घर के बाहर कोई था ही नहीं मेरे साथ सपोर्ट में, हमेशा मेरे पापा ही खड़े थे, भले वो हमारी बात ही नहीं होती थी, भले हम लोग साथ नहीं बैठते थे। आज के दिन में तो पापा और हम मतलब कभी कभी हम लोग साथ में ही मतलब एक रूम में ही बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, मम्मी रहते हैं। अब तो घर पे कोई है भी नहीं, भैया का पोस्टिंग कहीं और रहता है, दोनों भैया बाहर ही रहते हैं लगभग। होता है ना 6 महीने 4 महीने पे 15-20 दिन की छुट्टी आती है आर्मी मैन का, पता ही है आपको। तो अब पापा मम्मी और हम बचते हैं लास्ट में। हर रात या फिर शाम या सुबह कभी भी हम लोग का कॉन्वर्सेशन होता था, हमेशा मेरे पापा ही मेरे साथ खड़े रहे। हम कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया। सबके बोलते हैं ना कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, तो मेरे लिए कभी चादर छोटी ही नहीं पड़ी। हमेशा पापा मेरे साथ, मेरे फैमिली मेरे साथ खड़ा रहा है, चाहे वो बड़े भैया हों चाहे उससे छोटे भैया हों, चाहे कहीं भी गया हूँ कुछ पैसे कम भी पड़े हो, चाहे मैं फ़ोन कर दिया हूँ ना, डायरेक्ट पूछते हैं ज़रूरत है क्या, चाहिए तुझे। मैं एक बार ऐसे ही कोलकाता पहुंच गया था फ्रेंड के साथ, पॉकेट में एक पैसा ही नहीं। उस समय की दोस्ती होती है भाई, कहाँ चलेगा चल। और उस दिन मेरा बर्थडे था, भैया को पता चला कि ये गया हुआ है, देख पूछता कि चाहिए क्या कुछ, बोला नहीं नहीं है मेरे पास है। और पॉकेट तो ऐसे ही खाली। मैं वेट कर रहा था शाम होने का, मुझे लगा कि फ़ोन करेंगे, मुझे लगा था, मैं बोल रहा था अपने फ्रेंड को कि भाई फ़ोन आएगा और मुझे पैसे भी आएंगे। और तो भैया फ़ोन कट करता है और अगले 10 मिनट के अंदर मेरे पास पैसा रहता है। तो हमेशा मेरे फैमिली वाले हमको बहुत सपोर्ट किया, ऐसा कभी चादर छोटी होनी नहीं दी। और मेहनत भी मैं उस लेवल का करके दिया हूँ। कभी मेरा जिम भी खुल रहा था तो कभी पापा एक बार भी देखने नहीं आए कि मेरा बेटा कौन सा इक्विपमेंट्स लगा रहा है। उनको जीरो नॉलेज है, आज भी देख बोलते ठीक है ना तेरा जिम कैसा चल रहा है, बोला अच्छा चल रहा है। आज तक कभी ये नहीं काउंटर पे जाके बैठे भी नहीं होंगे कि क्या है चलो हम देख लेते हैं कस्टमर को। उतना भरोसा है, उतना जीता हूँ मैं। अपने फैमिली मेरे पे उतना ट्रस्ट करता है, भैया हो गया मम्मी हो गया। आज रात के 12 बजे रहूंगा ना तो वो पता है कि ये कुछ काम से ही होगा, ये नहीं कि कहीं घूम रहा होगा चाहे कुछ कर रहा होगा। उनको पता ही है कि मतलब काम करके वापस घर आएगा ही। और मेरा रात के 2 बज जाए 12 बज जाए मैं घर जाता ही हूँ। तो हमेशा मेरा फैमिली, पापा और मम्मी और भैया बहुत सपोर्ट किया। वो लोग, उनके बिना हम बड़े बैठे ही नहीं रहते, खड़े ही नहीं होते यार, चलना ही नहीं सीखते हैं पापा मम्मी के बिना। तो हम तो उनके अलावा मेरा दुनिया में ऐसा होता है ना, दुनिया छोड़े मेरे आसपास के लोग तो बहुत बाद में आए, वही है मेरे जो है। अ, आपके लाइफ में रोल आपके फ्रेंड्स का या फिर क्लोज ऐसे क्लोज एडवाइजर्स का कैसा रहा अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली? म- मेरा ऐसा कुछ था नहीं। मेरे स्कूल फ्रेंड्स तो पता ही है आप, मेरा एक बोलने का जो तरीका है, एक ढंग है, हम शुरू से एक्सप्रेसिव ही नहीं रहे हैं। हमेशा कोई मजाक उड़ा दिया मेरे कलर के ऊपर तो मेरे बोलने का तरीका से हमेशा। उस समय हम लोग गांव में रहते थे, मेरा पीरो गांव हुआ आरा की तरफ है। तो उस गांव से जो लड़का उठ कर आता है ये पटना शहर में, उस समय 2002-2005 की बात है ये। तो उस समय मैं फुल भोजपुरी में बोलता था आर्मी स्कूल में।
कुछ भी कोई कभी भी कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर लेता था, ऊपर से डार्क स्किन। तो एक अलग मजाक उड़ाते थे लोग कि वहाँ मतलब कौन है भाई, कहाँ से आ गया। और पापा की जहाँ जहाँ पोस्टिंग वहाँ वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। तो यही पटना में ही थी फिर पोस्टिंग पापा की। तो फिर आर्मी स्कूल जब गए हम, धीरे धीरे ऐसे, तो वही क्लोज फ्रेंड का वैसा कोई रहा ही नहीं मेरे मतलब लाइफ में। मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे स्कूल तक ही थे। और मैं एक लाइफ का मतलब धीरे धीरे जैसे बड़ा होते गया ना, तो एक मतलब एक लेसन सीखा कि चीज़ें फिल्टर होती जाती है समय के साथ। आपके साथ दो 10 लोग हैं तो फिर गिन के साथ आएंगे, लास्ट में 3-4 लोग बचेंगे जो कि आज मेरे साथ है, जो कि अभी हम लोग कुछ साल पहले ही मिले होंगे। मेरे 4 दोस्त थे और बहुत सिक्योर है मतलब हम लोग एक दूसरे को लेकर कि मतलब हम लोग कहीं भी रहे, हम चारों को एक दूसरे के बारे में खबर है कि मतलब वो कहाँ होगा अभी। चाहे हम कहीं भी जाएं, मम्मी पापा को पता है या फैमिली को पूरा पता है कि हाँ इन तीनों के साथ ही होगा ये। तो अभी सिक्योर है, सब अपने अपने बिजनेस में सेटल है, अपने अपने लाइफ में सेटल है। और सबकी एज हो गई है, अब तो सब शादी करने वाला है। चलो यानी बहुत ही इमोशनली ड्रिवन और एक सोशल मैसेज जैसा हमारा टॉपिक रहा है। और लोग आपको बहुत फॉलो भी करते हैं और पर्सनली हम भी देखें कि कितना एडमायर करते हैं कि कुछ भी डाउट्स होता है फिटनेस को लेकर, कुछ भी नया लोग सीखना चाहता है करियर वाइज सोशल मीडिया वाइज, तो लोग आपको अप्रोच भी करता है कि हम भी आपके ऐसा कैसे बनेंगे। क्या मैसेज आप दोगे जो हमारे यूथ ऑडियंस जो आपको देखना चाहता है, स्पेशली जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं फिटनेस, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, फिटनेस तो स्टार्ट करो, सच्ची बात है। बॉडी को हेल्दी रखो, बहुत अच्छी बात है। बट कोशिश करो अपलिफ्ट करने का, फैमिली को अपलिफ्ट करने का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिटनेस तभी काम आएगा जब फैमिली सही होगी, तुम्हारा मन सही होगा, तुम संतुष्ट रहोगे, या फिर मतलब तुम अच्छा फील कर रहे होगे, आसपास अच्छा फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि कुछ इनकम आ रहा हो। तो पहला काम यही करो कि एक इनकम जनरेट करो, जिसमें मन लगता हो, पढ़ाई में लगता हो पढ़ाई करो, जॉब करना है जॉब करो यार, फोटोग्राफर बनना आज के डेट में बहुत चल रहा है आजकल चीज़, वो बनना है वो करो, कुछ एक इनकम जनरेट करो। फिर उसके बाद अपना पैशन फॉलो करो, चाहे फिट रहना है तो तब फिट रहो, या फिर जिम जाना हो, फिर उसके बाद वो सब सेकेंडरी चीज़ में मानता हूँ। बस थोड़ा सा लाइफ में बस फिट रहो, काफ़ी है। बॉडी बिल्डर तो बनना नहीं है सबको आज के डेट में। बस इनकम मैटर करता है यार, इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम नहीं रहेगा तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं 2010 की बात है, मैं 7 क्लास में था शायद, 2000, हाँ 2010 में मैं 7 क्लास में था। उस समय पापा के यूनिफॉर्म से ना दो चीज़ बनता था, या तो बाइक का कवर, या तो फिर मम्मी का सब्जी वाला झोला। तो वही मेरे पास उस समय बाइक थी पापा की, मेरी मेरी बाइक नहीं थी, पापा की CD 100 बाइक थी, आपको होंडा का पता होगा। तो वही बाइक मैं चलाता था। तो मेरी उस समय एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो उसने मतलब भाई बैठने से मना कर दिया कि भाई हम इस बाइक पे नहीं बैठेंगे। तो मतलब ऐसा मतलब अपने अभी होने वाले बच्चे को ऐसा मतलब लाइफ दो ना कि साला उसको कोई किसी चीज़ की कमी ना हो। तो एक लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है अपने मतलब अपने बच्चों को देना, चाहे खुद एज अ मतलब खुद भाई खुद गरीब नहीं रहना चाहते हो यार, खुद भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो मतलब पहला ये ज़रूरी है, इनकम सोर्स ज़रूरी है मेरे ख्याल से। वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो भी यूथ और उन सभी लोगों के लिए जो कुछ भी लाइफ में डिफरेंट करना चाहते हैं, एक अपना बेस बना कर रखें एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर ड्रीम्स, ट्राई टू फॉलो योर ड्रीम्स, बिकॉज उसके बिना दे वुड बी टफ। आई डोंट से कि वो चीज़ सक्सेस नहीं मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, योर पेरेंट्स, हाउ यू टेकिंग द पर्टिकुलर फील्ड। बट अगर आप उस चीज़ को एक बैकग्राउंड लेकर रखोगे, स्टेबलाइज करके रखोगे, तो शायद आपके लिए ईजी हो जाएगा। एनी लाइक ये पूरा कॉन्वर्सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा मेरे लिए। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम लोग इतना डीप बात करेंगे, अपने इमोशंस की बात की, फीलिंग्स भी शेयर किया, बहुत कुछ सीखा आपसे कि एक इंसान भी होने के साथ साथ इमोशनल भी होता है, विच इज़ एक मिथ है कि वो बहुत स्ट्रांग है तो शायद दिल से भी और दिमाग से भी अकड़ू होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ही इज़ वेरी हम्बल, काइंड, पोलाइट। कुछ भी पूछना चाहो, कुछ भी आपको बताना है या फिर शेयर करना है, अप्रोच करना है फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, ही इज़ देयर फॉर यू। ही इज़ वेरी रीचेबल। प्लस जो इसने अपने लाइफ को चेंज किया है, आई हैव बीन द विटनेस, आई हैव सीन हाउ ही हैज़ ग्रोन। मेरा भाई इसका बहुत बड़ा फ़ैन है अमेरिका से, भाभी भैया तो मेरे बहुत वीडियोस देखते हैं और बोलते हैं क्या कर रहा है उधर का। तो आई एम ही इज़ वेरी प्राउड बिकॉज ही व्हेन ही कम्स टू इंडिया, जब वो आता था तो हम लोग साथ ट्रेनिंग करते थे और वो बहुत खुश होता था कि यार इसमें कुछ बात है, इसमें है, वो बोलता भी था। क्योंकि अब क्या ना, हम लोग के अंदर वो नेचर है जहाँ हम लोग देखते हैं लोगों को, यार दिख जाता है कि शायद थोड़ा मेहनत करेगा तो शायद कुछ बन सकता है। बिहारियों में क्या होता है कि कुछ लोग ग्रांटेड ले लेते हैं तो ऐसे ही ले जाते हैं, कुछ सुनते हैं तो एनीथिंग बन जाते हैं। तो शायद ये होता है।
हैविंग सेड दैट एनी, ये प्लेटफॉर्म बेटा ब्रेक थ्रूज एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स के लिए कहानी बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो कि एक फिश बेस्ड स्टोरी है। बेटा मीन्स एक फिश का नाम है, एंड ब्रेक थ्रूज जो उसको ओवरकम करता है। यू नो अबाउट दिस फिश कि ये सर्वाइव करती है नो मैटर व्हाट, एंड अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके खुद को सेलिब्रेट करता है लाइफ में। ये प्लेटफॉर्म बिहार वासियों के लिए, या फिर जो भी लोग इस पे आना चाहें अपने आप को प्रमोट करने के लिए, या फिर अपने मैसेज पहुंचाने के लिए, पर्टिकुलर सेक्शंस में हम उसको इनवाइट करते हैं और उनसे बात करते हैं। ये एक न्यू इनिशिएटिव है मेरे साइड से। जो भी लोग वो बिहार के लोग हैं, हम चाहते हैं हम भी उनको कंट्रीब्यूट करें समहाउ। मेरा पर्सनल लाइफ भी 10 साल दिल्ली में बीता, बट जैसे आपने बोला कि माँ बाप का याद होता है तो मैं घर आता हूँ, तो अब हम जब पटना आ गए तो हम यही रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाँ। यहीं से हम सर्व करें। आपको कैसा लगा इस शो पर आकर के? शो का थीम कैसा लगा, और आपको कैसा लगता है कि ये हमारे पर्टिकुलर स्टेट बिहार के लिए क्या साबित होगा आने वाले टाइम में? हमको तो पहली बात बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया मुझे यहाँ पे। आप जो बोले बेटा फिश, जो अलोन फाइटर है, सब अपने ज़िंदगी में अलोन ही फाइट करता है मेरे ख्याल से, और सबको करना पड़ेगा। अब जो सोचेंगे कि हम ग्रुप लेके जाएंगे सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो नहीं, कभी नहीं। इस फिश की तरह, चाहे आप अपनी भी कहानी ले लो, चाहे आप मेरी कहानी ले लो, हर इतिहास जो भी रचा है, चाहे जो भी बना रहा है आज के डेट में, सबको अकेला ही फाइट करना पड़ता है। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा आपके, मैं कभी शेयर नहीं किया था अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल लाइफ किसी को, बट पहली बार आया हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा फील हुआ। वेल थैंक यू एनी। और बहुत ही अच्छा एपिसोड शूट हुआ हमारा। थोड़े बहुत गर्मी भी थी, बारिश भी हुआ बाहर, एसी भी एक ख़राब हो चुका, तो हम लोगों ने ट्राई किया है कि टाइम नहीं मिल पाता है वैसा हो तो हम लोगों ने पसीने में शूट किया है, तो उसके लिए माफ़ी। एक चीज़ इस पे एंड करना चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट था कि आप डिसिप्लिन और नॉन डिसिप्लिन का एग्जांपल देखना चाहोगे, तो हमारे सामने है एक इंसान जिसने लाइफ में वर्कआउट हमने साथ स्टार्ट किया। ही वॉज वेरी स्किनी। आई विल ट्राई टू आस्क द एडिटर जो भी हमारे वीडियो को बनाएंगे कि इसका प्रीवियस वीडियोस भी डाइट करें, ताकि लोगों को दिखे रेफरेंस में कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर और ये दिखता कैसा था और इसने खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। अगर आपकी परमिशन हो हाँ तो एकदम हम लोग वो करेंगे, और हम लोग अपना अपना बाइसेप्स को फ्लॉन्ट करेंगे और दिखाएंगे कि कौन डिसिप्लिन और कौन डिसिप्लिन नहीं है। चलो इस हिसाब से पॉइंट करते हैं।